स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम इसका कुछ अध्याय पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में बचा हुआ अध्याय पढ़कर सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। इसलिए आप अंत तक बने रहिए और आराम से सुनते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने के आदेश दे दिए थे। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश भी देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने लगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी को छुड़ा ले गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, कैदियों की संख्या की बात हो रही है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने वाले बास्तिल किले को लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए उन्होंने किले को ढा दिया मतलब कि गिरा दिया, तहस नहस कर दिया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बेतौर समृद्ध चिन्ह संयोजना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस चित्र 1 में हम देख रहे हैं बास्तिल किले का ध्वंस। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना के बाद याद में कई चित्र बनाए थे। उनमें से ये एक चित्र है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेटा से हुआ। राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिवरे वहाँ की मुद्रा है। लिवरे फ्रांस की मुद्रा है जो 1794 में समाप्त कर दी गई थी। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना का रखरखाव, दरबार, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार के करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बंट गया। केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। चित्र 2 में देखते हैं एस्टेट का समाज। प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग था, दूसरे में कुलीन वर्ग व तीसरे एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान व कारीगर, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर व नौकर। इससे हम देख सकते हैं वहाँ पर कितना बड़ा जनसंघर्ष की शुरुआत थी, क्योंकि पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग तो पहले ही कर नहीं दे रहा था,
जबकि किसान, कारीगर और छोटे किसानों से कर लिया जा रहा था। चित्र 2, ध्यान दें कि तृतीय स्टेट के लोग, कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज में एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम है। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेषाधिकार जन्माना प्राप्त थे, मतलब कि जो जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उन व्यक्तियों को कहते हैं जन्माना, जन्मना या जन्मना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सैकड़ों सड़कों का निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे टाइद, धार्मिक कर था के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों को टाइल कहते थे, जो प्रत्यक्ष कर होते थे। अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता से वहन करता था। नए शब्द देखते हैं। लिवरे मैंने बता दिया था आपको, फ्रांस की मुद्रा है जो 1794 में नष्ट कर दी गई थी या फिर समाप्त कर दी गई थी। एस्टेट क्या होता है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों में करने वाले व्यक्ति समूह। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या होता है? सीधे राज्य को अदा करने वाला कर, जो प्रत्यक्ष कर था। इस चित्र में मकड़ा और मक्खी के बारे में बताया गया है। मक्खी किसान को बोला गया है, जबकि मकड़ा जो कुलीन व्यक्ति है उसे मकड़ा कहा गया है। इसमें इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा आदि सलाद सब कुछ लेके आता है, जबकि मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता भी नहीं है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामत अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पावरोटी कीमतें की तेज वृद्धि हुई। अधिकतर कामगारों कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर होती गईं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्रों के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अनाम क्या होता है? जिसका नाम मालूम ना हो। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता था? ये जीविका संकट का चक्र है। अगर खराब फसल, ये हमें इनमें से पढ़ना है, इसमें जितने भी शब्द दिए हुए हैं। खराब फसल होंगी तो क्या होगा? खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी, अन्नाभाव हो जाएगा। अब गरीब
गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होंगे? खाद्य दंगे होंगे और मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, महामारी फैलेगी, कमजोर शरीर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध एवं शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिससे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारे व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जमना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर शोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों का पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। स्रोत देखते हैं। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। मैं पेलिसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकरी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलने की असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं तो जन्मजात से कुलीन था, न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे रहा था। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू, जो फ्रांसीसी पैसा है, तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। सेकंड है, ऑर्थन यंग नामक एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें
उसने मुक्त लोगों की सब सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की करहा सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के उदाहरण या बेटे को गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यह एक स्रोत थे। आगे देखते हैं क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एसेट्स जनरल, जो प्रतिनिधि सभा थी, उसकी बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एसेट्स जनरल एक राजनीति संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था में बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतार में बैठ गए, और तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पात्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांग की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग रखी गई कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चल दिए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। जो 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडो टेनिस कोर्ट में जमा हुए, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरतों से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1779 में एस्टेट्स जनरल का आह्वान हुआ और तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ। बास्तिल पर हमला और देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। आगे देखते हैं। शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी गई। चित्र 5 में
चित्र 5 देखते हैं। ये टेनिस कोर्ट में शपथ के दौरान का दृश्य है, जब एस्टेट 3 वाले जो लोग थे, जो तीसरा एस्टेट था, वह टेनिस कोर्ट में जमा हो गया था और भाषण दे रहे थे। एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। वह बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट की सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर नस्तेनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों का गिरोह बुला लिया है, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय का आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किले पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन भीड़ संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति के अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1779 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने का विवश किया गया और धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। चित्र 6 में भय की लहर का प्रसार देख रहे हैं। मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों का समाप्ति करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं की विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दर्शाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। सबसे नीचे दिखा गया है निष्क्रिय नागरिक, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुष और महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त था 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। वोट देते न्यायाधीश बनता तो न्यायपालिका, वोट देकर निर्वाचक बनते 50,000 पुरुष। फिर वे वोट देकर नेशनल असेंबली का गठन करते, जिसमें 745 सदस्य थे। वे नियंत्रण करते थे मंत्री को और नियंत्रण करते सम्राट को। लेकिन सम्राट का नेशनल असेंबली में जो विधायिका थी उसमें प्रवेश निषेध था। 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था हमने अभी जो देखी है। सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले को केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र 8 में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बियो द्वारा बनाया गया चित्र है। दाईं ओर आकृति फ्रांस को और बाईं ओर कानून को निरूपित करती है। संविधान पुरुष और एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं
आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य को यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। स्रोत ख। क्रांतिकारी पत्रकार जयपाल मरा नाम था उनका, ने अपने अखबार लामी द पपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान की पर यह टिप्पणी की थी, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्वक तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात पर आकटे प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीन द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वे हश्र अमीरों का भी करेंगे। स्रोत ग है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पहला, आदमी स्वतंत्रता पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है और यह अधिकार है कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है और कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिले हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायक ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है जो सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार देती है और कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अप्रिय है। सभी नागरिकों को उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक व्यवस्था आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। बॉक्स 1 में दिया गया है राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी के ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग जो चित्र 8 के अधिकारों का घोषणा पत्रों के लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। छड़ों का बछड़ीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता था, पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को निपटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। नीला, सफ़ेद, लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। विधि पट, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी।
फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1779 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने का योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर दी लॉयल द्वारा रचित मार्शले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे संभाले जाने पर घर पर और परिवार पर और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1751 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन राजनीतिक क्लबों के में अड्डा जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप अपनी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से वाले लोग होते थे, जिनमें से छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉब्espierre था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त लोग जो वर्ग था, खासतौर से तक घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। चित्र में देख सकते हैं 100 कुलात बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति। कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चित्र 10 में नानिन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता जो चित्र है, यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाओं के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया था कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाले सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्र को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान देने का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली का कॉन्वेक्शन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि ये कब और कैसे गणतंत्र बने।
आप इंडिया को देख सकते हैं गणतंत्र कैसे बना। लुई 16 ने को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। आतंक राज, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन या पादरी या अन्य राजनीतिक दलों के 10 सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकाकर आरएस वाली मशीन होती है जिस पर सर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता है। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी रोटी बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाले समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंस्यूर, जो महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुष व महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयेन नागरिका नाम से संबोधित किए जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवन को बैरक या दफ्तर में बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतना सख्त से लागू किया कि उसकी समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। स्रोत घ देखते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? तो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिसन ने सन 1793 में यह लिखा था कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने पर अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता है एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों संगे संबंधियों दुश्मन बनाए बिना फांसी तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया था जो ल मिनोतर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश है जो मैं बताता हूँ। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान समस्त शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंतता और अन्याय न्याय है जिसका प्रयोग पृष्ठभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। चित्र 11 हम देख रहे हैं। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार की जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों को आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यताओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया और मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिक मंडप जो स्थायी अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। डायरेक्टरी शासित फ्रांस।
जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों के ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों को झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रस्तुत कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगले पार्ट में।